हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के बारे में। आप लोगों ने इस डॉक्ट्रिन के बारे में सुना है क्या? दरअसल यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर भारत में न्यायपालिका के द्वारा कुछ मामलों में गंभीर निर्णय लिए जाते हैं। इसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और वो गंभीर निर्णय मृत्यु दंड से संबंधित होता है। इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को मृत्यु दंड देने की स्थिति बन रही है या फिर नहीं बन रही है। और इसी के बाबत, इसी के संदर्भ में ये डॉक्ट्रिन बातें करता है। इसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या कुछ व्याख्याएं हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही मृत्युदंड को लेकर के क्या संवैधानिकता है, सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या अपना पक्ष रखती है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि सर आखिर क्यों इसकी चर्चा की जा रही है? आखिर क्या ऐसा मामला आ गया जिसके चलते आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं? और द हिंदू जैसे अखबारों में इसको लेकर के एक आर्टिकल भी छपा है। ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2025 में, यानी कि बीते माह में ही 20 जनवरी को, डेट भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, 20 जनवरी 2025 को भारत के पूर्वी इलाके में यानी कि पश्चिम बंगाल में वहाँ के एक सेशन कोर्ट के द्वारा एक मामले में सुनवाई करते हुए निर्णय दिया गया कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसमें अभियुक्त को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड की सजा नहीं दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के दक्षिणी राज्य केरल में वहाँ के सेशन कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया, एक हत्या से संबंधित ही निर्णय था और उसमें यह कहा गया कि चूंकि यह विषय रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस अभियुक्त को सजा देंगे मृत्यु दंड की। और चूंकि दोनों ही मामलों में जो ये टर्म है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, यह उभर करके सामने आया, इसलिए हम लोग इसको लेकर के आज बातचीत कर रहे हैं। अब ये दोनों मामले हैं कौन? आपको शायद अंदाजा हो गया होगा। जहां एक मामला जुड़ा हुआ है शैरून राज मर्डर केस से, जिसमें SS ग्रीष्मा नाम की एक छात्रा ने शैरून राज नाम के एक छात्र को आयुर्वेदिक दवा में जहर मिला करके दे दिया, उसके पीने से उसकी मौत हो गई। और इसी मामले में केरल के सेशन कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि भैया इनको मृत्यु दंड की सजा दी जानी चाहिए, SS ग्रीष्मा को। क्लियर है? और रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का हवाला दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, ये शायद आपको बिल्कुल पता होगा कि जो RG कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केस में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म किया गया था और देन आफ्टर उसको मौत के घाट उतार दिया गया था, उसको मार दिया गया था। हाँ, कितनी निर्दयी हत्या कर दी गई थी उसकी, पूरा देश कांप उठा था, बताइए। और उस मामले में जो ये आरोपी है संजय रॉय, इसको लेकर के कलकत्ता के सेशन कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का ही हवाला दिया और कहा कि इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से यह मामला मृत्युदंड से जुड़ा हुआ नहीं बनता है और हम इस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा देंगे और साथ ही 50,000 रुपये जुर्माना भी हम लगाएंगे। अब इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो ये टॉपिक है अपने आप में बहुत अधिक कंसर्न हो जाता है कि आखिर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन में क्या ऐसी बातें निहित हैं जहाँ एक तरफ किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी के बिहाफ में उम्र कैद की सजा दी जा रही है। इसमें क्या कुछ ऐसी बातें निहित है ना? इसी को हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना जल्दी से मैं दे दूं, ताकि आप यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि GS के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। 28 फरवरी तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके जरिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें जो लोएस्ट फी है वो है 9,999 रुपये। इसके माध्यम से यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड कक्षाएं और जो क्लास नोट्स है वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो गोल्ड बैच और प्लैटिनम बैच की सुविधा है वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जो फ़ी है वो अलग अलग
डिजाइन है। आपको इस कोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक कीजिए और देन आफ्टर आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यहीं पर एक चीज़ और बता दूं कि कल को शाम में 4 बजे जो भी स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपके साथ रूबरू होंगे YT पर, यानी कि YouTube चैनल पर। यदि आप अपने दुविधाओं को, अपने किसी प्रकार के सवाल को पूछना चाहते हैं और आपकी तैयारी में जो भी अड़चनें आ रही हैं उनको दुरुस्त करना चाहते हैं, आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो उसको लेकर के आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको आप फिल कीजिए, देन कल शाम में 4 बजे हमसे आप मुलाकात कीजिए। पूरी फैकल्टी टीम आपके साथ जुड़ेगी और आपके समस्याओं का, आपकी दुविधाओं का जो समाधान है वो आपको देगी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। अब हम लोग फिर से टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। मैं बात कर रहा था रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत के बारे में। देखो, हिंदी में भी यदि आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे ही लिख दिया करना, कोई इसमें तनाव नहीं है। यदि आप चाहो तो दुर्लभतम सिद्धांत नाम से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, इसको लेकर के तनाव नहीं है कि अच्छा इसको हम क्या लिखें। अब ये दोनों ही मामले मैंने आपको बता दिए, आरजी कार अस्पताल बलात्कार एवं हत्यावाद और शेरोन हत्याकांडवाद, दोनों मामलों में जो ये जो विषय है इस मामले में क्या निर्णय दिया गया है तो उम्र कैद और प्लस 50,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। जुर्माना देने की बात कही गई है कि आप जुर्माना दीजिए, है ना। वहीं दूसरी तरफ जो शेरोन हत्याकांड मामला है इसमें मृत्यु दंड की सजा दी गई है कि नहीं। और आधार क्या बताया गया है, आधार यही बताया गया है। अब यहीं पर ये मामला आ जाता है कि अच्छा ये है क्या। ठीक है ना, देखो यदि हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो 1972 में जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना पक्ष दिया था उसमें यह कहा गया था कि भाई मृत्यु दंड जो है अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिकता रखता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अनुच्छेद 21 के तहत ये संवैधानिकता रखता है और इस आधार पर हम किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दे सकते हैं। लेकिन अब यहां पर जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाला मामला है वो यहां पर उभरता नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म है ये यहाँ पर इस मामले में नहीं उभरता है। केवल ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मृत्यु दंड को हम आर्टिकल 21 के तहत मान सकते हैं, संवैधानिक तौर पर इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या मृत्यु दंड की जो सजा है ये संवैधानिक माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, तो इसे संवैधानिक माना जाना चाहिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। हालांकि इसके संदर्भ में जो इसके विरुद्ध में तर्क दिए गए थे उसमें यह कहा गया था कि नहीं, यदि आप ऐसा करेंगे तो ये आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है उसका उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है ना। आपने जो काम किया है, आपने जो करतूत की है, आपने जो जुर्म किया है, उस जुर्म को यदि देखा जाए, उसको तौला जाए, तो यदि मृत्यु दंड की स्थिति बनती है तो मृत्यु दंड की सजा मिलनी ही चाहिए। इसमें इफ बट वाला कोई संदेह ही नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो साल 1980 में एक मामला आता है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इसमें इसने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन की बात कही। रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए साहब, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के बिहाफ में यह विचार किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देने की स्थिति बन रही है या फिर नहीं बन रही। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में भी इसका जो मतलब है वो स्पष्ट नहीं किया। आखिर किस आधार पर यह कहा जाएगा कि ये जो घटना है ये घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर से जुड़ी हुई है ना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब क्या है कि एकदम जघन्य अपराध है, जघन्यतम से जघन्यतम अपराध है, और इस कारण से इसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन इस मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे डिफाइन नहीं किया। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1983 में
मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद आता है। और इस मामले में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को लेकर के जो बातें की गई उसमें यहाँ पर जो रूपरेखा है इसकी उसको थोड़ा निर्धारित किया गया है ना। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1983 में जाकर के थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर दिख रही है। और इसमें ये कहा गया कि देखिए साहब, हम ये 4-5 मापदंड अपनाएंगे जिसके जरिए हम ये जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या यह मामला जघन्यतम से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है ना भाई, न्यायपालिका के द्वारा ही तो निर्णय लिया जाएगा, जो उसको समझ में आएगा, जिस हिसाब से वो निर्णय लेगी वही अंतिम निर्णय माना जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो पहली बात कही गई वो ये कि भाई हत्या का तरीका कैसा है। क्या बहुत ही नृशंस हत्या की गई है, बहुत ही कठोरतम तरीके से हत्या की गई है, उसका मकसद कैसा है, हत्या का मकसद क्या है, ये भी आपको समझने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति क्या है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जान से मारा गया है जो कि अल्पसंख्यक बिरादरी से जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक श्रेणी से जुड़ा हुआ है, और उसके कारण समाज में आक्रोश जैसी स्थिति फैल रही है, पनप रही है कि नहीं। इसके अलावा जो अपराध की भयावहता है उसके आधार पर भी यह डिसाइड किया जा सकता है कि क्या यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है। इसके अलावा अपराधी का जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर भी यह चेक किया जा सकता है कि क्या यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है। कहने का मतलब इस मामले में ये देखा जा सकता है कि क्या किसी वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई है, क्या किसी शिशु की हत्या की गई है, क्या किसी निःशक्त जन की हत्या की गई है, क्या किसी महिला की हत्या की गई है। इस तमाम जो पहलू है, इन तमाम पहलुओं की पड़ताल की जाएगी और तब यह निर्णय लिया जा सकता है कि क्या इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में माना जाना चाहिए या फिर नहीं माना जाना चाहिए, है ना। तो ये सारे जो मापदंड हैं ये मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में उभर करके सामने आते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले की यदि हम तहकीकात करें तो जो बातें निकल कर सामने आती हैं उसमें यह दिखता है कि देखिए, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है अभी भी भारतीय न्यायपालिका के द्वारा इसे पूरी तरीके से तकनीकी तौर पर या फिर विधिक तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। एकदम कहा जाता है ना कि ना क्लियर कट डिफिनीशन, वो क्लियर कट डिफिनीशन अभी भी नहीं है और इस कारण से इसमें एक डायलेमा की स्थिति, एक दुविधा की स्थिति उभरती है और इसको लेकर के समाज में और बुद्धिजीवियों में कई बार तर्क वितर्क भी सामने आते हैं कि क्या अमुक मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में माना जाना चाहिए था या फिर नहीं माना जाना चाहिए था। जैसे कि जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केस से जुड़ा हुआ ये मामला था, इस मामले में कई सारे बुद्धिजीवियों ने ये अपना तर्क दिया कि भैया ये मामला बिल्कुल ही जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए था, है ना। और उसके बावजूद भी जो संजय रॉय है उसको मृत्युदंड नहीं दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस मामले को लेकर के राज्य सरकार आगे जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वहाँ जाएगी और जो अभियुक्त है उसके अगेंस्ट में कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड भी करेगी, मृत्युदंड की डिमांड भी करेगी। ये बातें कही गई हैं, है ना। आगे क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति निकल करके सामने आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, भारत में सजा से जो जुड़े हुए पहलू हैं उसको हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में हमें एक बात निकालनी है, वो ये कि साहब जो भारत में सजा से संबंधित प्रोविजंस हैं उसकी प्रकृति क्या है ना। देखो, जब हम सजा से संबंधित पहलुओं को देखते हैं तो दो स्तरों पर चीज़ों को देखा जाता है, एक एडवर्सियल और दूसरा है इंक्विजिटोरियल। जो एडवर्सरियल है, एडवर्सरियल में विरोधी जो स्थिति है, एडवर्सियल नहीं है ना, मैंने शायद एडवर्सियल बोल दिया है, एडवर्सियल नहीं है बल्कि एडवर्सरियल। एडवर्सरियल के मामले में यह देखा जाता है कि जो आरोपी है वह चुपचाप भी रह सकता है और जिसके अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है, जिसके अगेंस्ट में गतिविधियां की गई हैं, है ना, जो पीड़ित है
उसको साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करके बताइए कि जो भी वस्तु स्थिति है वो क्या है, और उसके आधार पर फिर हम निर्णय देंगे। हालांकि जो अभियुक्त है वह भी अपनी तरफ से कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एडवर्सरियल जो विषय है इसमें ये देखा जाता है कि दो अलग अलग पक्ष हैं, एक है पीड़ित और एक है अभियुक्त। ये भी अपना साक्ष्य देगा, ये भी अपना साक्ष्य देगा, और जो थर्ड पार्टी है यानी कि जो जज साहब हैं या जज साहिबा हैं वो इसके संदर्भ में इन साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देते हैं। इसे कहा जाता है एडवर्सरियल प्रोसेस, ठीक है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी जगहों पर इसी प्रोसेस को अपनाया जाता है, ठीक है जी। एक दूसरा जो पक्ष है वो कहा जाता है इंक्विजिटोरियल, या इस इंक्विजिटोरियल वाले में जो जांच है उसको महत्व दिया जाता है। ये फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देशों में अपनाया जाता है। और इसमें जानते हो क्या देखा जाता है, इसमें खुद जो जज होते हैं वो खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं खुद उस पूरे मामले में, और पूरी तहकीकात करके देन फिर वो निर्णय देते हैं, है ना। यहाँ पर जो एक विषय है वो विषय इसलिए थोड़ा सा इससे हट करके हो जाता है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो अपने स्तर पर केवल साक्ष्य की डिमांड करती है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, हम उस साक्ष्य के बिहाफ में बताएंगे कि क्या सही है या फिर क्या गलत है, हम उसमें खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो भारत में सजा से जुड़े हुए पहलू हैं ये इसको इंडिकेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भारत में सजा के मापक हैं, मेजरमेंट हैं, उसमें भी कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि अनुपात, जिस अनुपात में जुर्म किया गया उसी अनुपात में सजा दी जानी चाहिए, ये देखा जाता है। सजा का जो मकसद है, सजा क्यों दी जानी चाहिए, है ना। ये भी तो सवाल उठता है ना कि भाई किसी व्यक्ति ने यदि कोई जुर्म किया है तो उसे सजा देने के पीछे की वजह क्या है, क्या केवल उस जुर्म के कारण हमें सजा देनी है या फिर हमारा कोई अन्य मकसद भी है। उसमें एक अन्य मकसद भी उभरता है, और वो ये कि भाई जिस व्यक्ति ने जुर्म किया है उसको यदि हम सजा देते हैं तो आगे रोकथाम भी की जा सकती है, वह व्यक्ति भी आगे के लिए सीख लेगा कि हमें ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना है, ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण हमें सजा मिले, हमें दंड मिले, है कि नहीं। तो रोकथाम भी एक मकसद होता है। इसके अलावा जो रिहैबिलिटेशन है और जो रिफॉर्म है वह भी एक मकसद होता है। अभियुक्त को सजा दे करके यह भी एक कहीं ना कहीं अपेक्षा की जाती है कि उसे इस तरीके से समाज की मुख्य धारा में फिर से वापस लाने की कोशिश की जाए ताकि वो बाद में किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज न हो, उसे इस तरीके से सुधारा जा सके ताकि वह समाज में अपना विकास कर सके आगे आने वाले समय में। इसके अलावा इसमें यह भी देखा जाता है कि यदि किसी ने जुर्म किया है और जो पीड़ित है, इनके बीच में जो एक अंतराल है उस अंतराल को कैसे हम पाटें, कैसे हम कंपनसेट करें, कैसे हम जो विक्टिम है उसको कुछ मुआवजा दे करके और उसकी जो स्थिति है उसको थोड़ी दुरुस्त करने की कोशिश करें। ये सभी जो पक्ष हैं भारत में सजा के मेजरमेंट्स के तौर पर अपनाए जाते हैं। निश्चित तौर पर भारत की न्यायपालिका के द्वारा अलग अलग मामलों में इस विषय को लेकर के अपने स्तर पर पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन इसमें और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी और अधिक स्पष्टता आ जाएगी तो आगे आने वाले किसी भी प्रकार के बाकी वाद में, बाकी केसेस में जो डिसीजन है वो और ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया जा सकता है और बेहतर तरीके से लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा में हम लोगों ने इस संदर्भ में कई सारे पहलुओं को देखा, जाना, समझा और निश्चित तौर पर यह विषय आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। मान लीजिए कि पॉलिटी में सीधे सीधे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को लेकर के ही आपसे सवाल पूछते तो आप इस टॉपिक के आधार पर इस टॉपिक में जो भी मैंने कई सारे केसेस की बातचीत की उसके आधार पर न्यायपालिका के द्वारा जो इस मामले में अपना पक्ष रखा गया है उसको आप मेंशन कर सकते हैं और एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। जो केसेस हैं उन केसेस को भी आप उदाहरण
उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सामाजिक न्याय जैसे मामले में या फिर भारतीय समाज में जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं के साथ जो दुराचार आदि की स्थितियाँ दिखती हैं कई बार, उस संदर्भ में भी इस तरीके की यदि कोई मामले दिखते हैं, उस संदर्भ में भी आप इस टॉपिक को साथ में लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस संपूर्ण बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, 28 फरवरी तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके जरिए आप इस कोर्स से जुड़ करके अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को और शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।